जय हिंद फ्रेंड्स। आज की क्लास में हम इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी का एक तरह से क्विकली रिवीजन करने वाले हैं। मतलब ये टोटल 11 पार्ट है, इनका हम क्विक रिवीजन करेंगे जल्दी जल्दी से। जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है उन्हीं चीज़ों को देखेंगे। तो फ्रेंड्स करते हैं आज की क्लास शुरू। और सबसे पहला फैक्ट है, किसी जीव के चारों ओर से घिरी भौतिक एवं जैविक दशाओं तथा उनके साथ अंतःक्रिया को सम्मिलित रूप में कहते हैं। क्या कहते हैं? उसको हम पर्यावरण कहते हैं। मतलब जो हमारे जैसे हम हैं, हमारे चारों ओर से जो घिरी हुई भौतिक और जैविक दशाएं हैं तथा उनके साथ जो हम क्रिया करते हैं, उनको अगर हम शामिल कर लें तो उस चीज़ को हम क्या बोलेंगे? पर्यावरण बोलेंगे। पर्यावरण के घटक की अगर हम बात करें तो भौतिक या अभौतिक हो गया। भौतिक और अजैविक के अंदर कौन सा हो गया? देखो, स्थल आ गया, जमीन, वायु आ गया, जल आ गया। जैविक के अंदर क्या क्या आ गए? पादप आ गया, जंतु आ गया और माइक्रोबीट्स आ गया। फिर सांस्कृतिक के अंदर क्या होगा? मानव निर्मित जितनी गतिविधियां हैं, जैसे कोई इमारत हो गई, जैसे कोई स्कूल हो गया, जैसे कोई बिल्डिंग हो गई, जैसे कोई पार्क हो गया, वो सब क्या आएंगे? सांस्कृतिक विरासत के अंदर। ठीक, सांस्कृतिक पर्यावरण का घटक हो गया। आगे है, पर्यावरण संरक्षण संबंधित मामलों के शीघ्र निपटान के लिए राष्ट्रीय हरित अधिकरण स्थापित किया गया था। कब किया गया था? 18 अक्टूबर 2010 को एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। और जिसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? आदर्श कुमार गोयल। कौन है? आदर्श कुमार गोयल, जो कि 11वीं पंचवर्षीय योजना, जिसका कार्यकाल कितना था? 7 से 11 तक। ठीक, आगे बात करते हैं। भारत में पर्यावरण संरक्षण हेतु छाता विधान के रूप में जाना जाता है। कौन से अधिनियम को हम अम्ब्रेला लीगिएशन के नाम से जानते हैं? तो वो कौन सा था? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। कौन सा था? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। फिर है जलवायु परिवर्तन पर भारत की प्रथम राष्ट्रीय योजना कब शुरू की गई थी? तो ये की गई थी 30 जून 2008 को। कब शुरू की गई थी? 30 जून 2008 को। आगे जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना और 8 प्राथमिकता वाले राष्ट्रीय मिशन, ये कौन कौन से हैं? राष्ट्रीय सौर मिशन हो गया, उन्नत ऊर्जा दक्षता के लिए राष्ट्रीय मिशन हो गया, सतत पर्यावास पर राष्ट्रीय मिशन हो गया, राष्ट्रीय जल मिशन हो गया, हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखने हेतु राष्ट्रीय मिशन हो गया, ग्रीन इंडिया के लिए राष्ट्रीय मिशन हो गया, सतत कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन हो गया, जलवायु परिवर्तन के लिए सामरिक ज्ञान पर राष्ट्रीय ज्ञान हो गया। ठीक, वह आवश्यकता जिसके तहत वर्तमान के साथ साथ भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखा जाता है, उसको क्या बोलते हैं? धारणीय विकास। यानी सतत धारणीय विकास की कई बार परिभाषा देके आपसे पूछ सकता है कि ये किसकी परिभाषा है। मतलब खुद की आवश्यकताओं की पूर्ति करके भविष्य के लिए संसाधनों का दोहन बचा के रखना, यानी खुद की आवश्यकताओं की पूर्ति करके भविष्य के लिए संसाधनों का बचाव ही क्या होता है? सतत धारणीय विकास। आगे बात करते हैं। आगे है, सतत विकास पर पूर्ण समर्थन व्यक्त किया गया था। कब व्यक्त किया गया था? पृथ्वी सम्मेलन रियो डी जेनेरियो के अंदर, जो 1992 के अंदर होता है। कब होता है? 1992 के अंदर होता है। उसके अंदर एजेंडा 21 की घोषणा की जाती है। धारणीय या सतत विकास अवधारणा का प्रतिपादन किया था। किसने किया था? ब्रेटलैंड आयोग ने। ओवर कॉमन फ्यूचर इस रिपोर्ट का नाम था। कब थी ये? 1987 के अंदर। ठीक, ब्रेटलैंड आयोग का मूल नाम क्या था? वर्ल्ड कमीशन ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट, WCED। ठीक, आगे देखते हैं। देखो, पर्यावरण पर पहला वैश्विक सम्मेलन कब होता है? 1972 के अंदर। कब? कहाँ पर? स्टॉकहोम में। और 1972 के बाद याद रखना 1973 के अंदर इंदिरा गांधी ने इस सम्मेलन के अंदर भाग लेने के बाद जब भारत आती है तो उन्होंने क्या शुरू किया था? प्रोजेक्ट टाइगर उन्होंने स्टार्ट किया था। ठीक है, फिर इसकी 20वीं वर्षगांठ के अंदर 1992 के अंदर क्या होता है? प्रथम शिखर सम्मेलन रियो डी जेनेरियो के अंदर। उसकी उपलब्धि क्या मिलती है हमें? एजेंडा 21
का एक समझौता होता है। फिर पृथ्वी प्लस 5 सम्मेलन 1997 के अंदर होता है न्यूयॉर्क के अंदर। फिर रियो प्लस जोहान्सबर्ग 2010 के अंदर। फिर रियो प्लस 20 ब्राजील के अंदर होता है जून 2012 के अंदर, याद रखना ये। फिर एजेंडा 21 की अगर हम बात करें, इसका जो उद्देश्य था वो क्या था? सामाजिक स्थिरता, पर्यावरणीय स्थिरता, आर्थिक स्थिरता, वैज्ञानिक एवं पारंपरिक ज्ञान का क्या हो गया? एकीकरण। फिर ये 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं। 2012 के अंदर इनको क्या करते हैं? हम घोषित करते हैं 2030 तक इन लक्ष्यों को क्या करना है? प्राप्त करना था। तो पहला जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, जीरो हंगर, गरीबी अगर खत्म हो जाएगी तो फिर क्या होगा? सीक्वेंस से याद करना इनको। अगर गरीबी खत्म हो गई तो फिर क्या होगा? भूखमरी खत्म हो जाएगी। दूसरे पर क्या आएगा? भूखमरी। अगर लोग भूखे नहीं रहेंगे फिर क्या होगा? उनका स्वस्थ रहेगा जीवन, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर स्वास्थ्य सही है, अगर मानसिक संतुलन सही है इंसान का, तो वो क्या करेगा? फिर गुणवत्तापूर्वक शिक्षा ग्रहण करेगा। शिक्षा ग्रहण करेगा, शिक्षित व्यक्ति क्या सोचेगा? समाज के अंदर सभी की समान भागीदारी हो, लैंगिक समानता हो, तो फिर वो क्या सोचेगा? लैंगिक समानता के बारे में। अगर समानता आ गई सभी के अंदर, फिर हम क्या करेंगे? शुद्ध जल और स्वच्छता, मतलब सभी के अंदर अगर समानता आ गई, उसके बाद हमारा लक्ष्य क्या रहेगा? कि हम मतलब स्वच्छ वातावरण के अंदर जिए। फिर इसके बाद क्या होगा? अगर ये चीज़ें भी हमें प्रोवाइड होगी, उसके बाद हम जिएंगे स्वच्छ ऊर्जा के अंदर। फिर हमारा क्या लक्ष्य रहेगा? सम्मानजनक कार्य और आर्थिक शोषण। अगर उसके बाद क्या रहेगा? सम्मानजनक कार्य करेंगे तो लोग क्या करेंगे? फिर उद्योग और एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर भाग लेंगे, मतलब उनको आगे बढ़ाएंगे। उसको आगे बढ़ाने के बाद क्या होगा? लोगों के अंदर समानता की भावना आएगी और फिर असमानता के अंदर क्या होगी? कमी होगी। फिर असमानता में अगर कमी होगी, असमानता में कमी होने के बाद फिर क्या होगा? संधारणीय शहर और समुदाय, मतलब लोग क्या रहेंगे? फिर सभ्य रहेंगे और शहर भी क्या रहेंगे? स्वस्थ रहेंगे। उसके बाद फिर क्या होगा? सतत उपभोग, मतलब सतत उपभोग का मतलब क्या होगा? सतत उपभोग का सिद्धांत का मतलब पालन करेंगे, जिसके अंदर हम खुद की आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे और दूसरों के बारे में ही थोड़ा सोचेंगे। इसके बाद फिर क्या होगा? यहाँ पर ये काम करेंगे, फिर उसके बाद हम करेंगे जलवायु पर कार्रवाई। जलवायु अगर सही होगी तो फिर जल में जीवन हो जाएगा, मतलब जल प्रदूषित नहीं रहेगा, अच्छा रहेगा। फिर उसके बाद क्या होगा? स्थल पर जीवन। फिर हम क्या करेंगे? धरती पर जीवन की उपेक्षा करेंगे। फिर क्या करेंगे? हम शांति, न्याय और सुदृढ़ संस्थानों की स्थापना। उसके बाद लक्ष्यों के लिए अलग अलग भागीदारियां। तो ये 17 लक्ष्य थे। क्विकली रिवीजन कर लेना आप इनका। जीरो हंगर हो गया, भूखमरी हो गया, भूखमरी के बाद स्वस्थ जीवन की कामना करेंगे हम। उसके बाद शिक्षा, शिक्षा के बाद लैंगिक समानता, उसके बाद शुद्ध जल। फिर क्या करेंगे? स्वच्छ ऊर्जा की बात करेंगे। फिर सम्मानजनक कार्य की बात करेंगे। सम्मानजनक कार्य करेंगे तो हम उद्योग के अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे। उद्योग के अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो सभी के अंदर क्या होगा? असमानता में कमी आएगी। फिर क्या होगा? संधारणीय शहर की स्थापना। फिर सतत उपभोग और उत्पादन करेंगे। फिर जलवायु के ऊपर हम कार्रवाई करेंगे। जल और जीवन के बारे में सोचेंगे, स्थल पर जीवन के बारे में सोचेंगे, शांति, न्याय, सुदृढ़ संस्थानों की स्थापना करेंगे और उसके बाद हम लास्ट में क्या करेंगे? जो हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं उनकी भागीदारियों को सुनिश्चित करेंगे। आगे बढ़ते हैं। आगे है जैव मंडल और बायोम। ये दूसरा चैप्टर आ गया जिसका हम क्विक रिवीजन करेंगे। देखते हैं। पृथ्वी पर प्राणियों और वनस्पतियों का वृहत्तम अभिधेय समुच्चय क्या होगा? बायोम होगा। पृथ्वी पर समस्त जीवित जीव तथा उसके आसपास का पर्यावरण, जिससे इन जीवों की पारस्परिक क्रिया होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? जीवमंडल या बायोस्फीयर। ठीक। पृथ्वी पर प्राणियों और वनस्पतियों का मतलब समुच्चय यानी इकट्ठा रहना क्या कहलाएगा? बायोम कहलाएगा। और पृथ्वी के समस्त जीव और उसके आसपास के पर्यावरण पर इन जीवों की जो क्रिया होगी उसको हम क्या बोलेंगे? जीवमंडल बोलेंगे। फिर आगे जीव में जीवमंडल, तो जैविक संगठन की सही क्रम क्या है? पहले आएगी जनसंख्या।
जनसंख्या फिर क्या करेगी, समुदाय, समुदाय से पारिस्थितिकी तंत्र, और फिर क्या होगा, लैंडस्केप या भू दृश्य। सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती कहाँ पर, उष्णकटिबंधीय जो वर्षावन है, उष्णकटिबंधीय वर्षावनों के अंदर क्या मिलती है, सर्वाधिक जैव विविधता। विश्व की विशालतम बैरियर रीफ कहाँ पर स्थित है, ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर, जिसको हम क्या बोलते हैं, ग्रेट बैरियर रीफ, ग्रेट बैरियर रीफ। आगे है लैंड ऑफ बिग गेम्स के नाम से किसे जाना जाता है, उष्णकटिबंध का जो स्वाना प्रदेश है उसको हम किस नाम से जानते हैं, लैंड ऑफ बिग गेम्स। दो भिन्न समुदायों के बीच संक्रांति का क्षेत्र क्या कहलाता है, इकोटोन, क्या कहलाता है, इकोटोन। सिंह पूछी वानर मकोक पाया जाता है, कहाँ पर पाया जाता है, पश्चिमी घाट, कर्नाटक, केरल व तमिलनाडु में। और पश्चिमी घाट के अंदर एक चीज और याद रखना, नीलकुरुंजी पौधा, नीलकुरुंजी पौधा जो कि 12 वर्ष में एक बार फूल आता है, ठीक है, 12 वर्ष में इसको एक बार क्या आते हैं, फूल आते हैं। फिर आगे स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल का मिलन स्थान क्या होता है, जैव मंडल। पौधों पर जैविक पदार्थ का अधिकतम होता है उष्णकटिबंधीय वर्षावन परितंत्र में, ठीक। बायोम के बारे में देखते हैं हम, देखो बायोम से क्या बनता है, एक बायोम होगा, उसके बाद दो पार्ट में डिवाइड हो गया, एक स्थलीय बायोम और एक जलीय बायोम। फिर स्थलीय बायोम 4 डिवाइड के अंदर पार्ट डिवाइड हो गया, 4 पार्ट के अंदर। इसके अंदर क्या क्या आएगा, वन हो गया, घास हो गया, मरुस्थल हो गया और टुंड्रा प्रदेश हो गए, ठीक। फिर घास 2 पार्ट में डिवाइड होगा, सवाना और शीतोष्ण घास भूमि। फिर वन है, जो वन है देखो ये 4 पार्ट में डिवाइड हो गए। फिर उष्णकटिबंध ये सदा हरित वर्षा वन, मानसूनी वन और भूमध्य सागरीय बायोम, शीतोष्ण शंकुधारी वन बायोम या टेंगा बायोम, ठीक। फिर देखते जल बायोम के बारे में, ये देखो इसके कितने पार्ट हो गए, 2 कौन कौन से, लवणीय और अलवणीय। लवणीय की अगर हम बात करें इसके फिर 2 पार्ट हो गए, कौन कौन से, प्रवाल और सागरीय। फिर अलवणीय की अगर हम बात करें, ये 4 डिवाइड में पार्ट हो गया। अलवणीय में जैसे नदी हो गई, झरना हो गई, झील हो गई, तालाब हो गई, ठीक है, नदी, झील, झरना और तालाब। और कई बार एग्जामिनर क्या करता है, ये सभी चीजें देकर पूछ लेता है भाई इनमें से अलग कौन सा है, तो इनमें अलग कौन सा होगा, तो अलग होगा तालाब, क्योंकि तालाब स्थिर है, बाकी ये सभी क्या है, प्रवाहमय, ठीक। आगे देखते, देखो हम, ये है स्थल मंडल हो गया, वायुमंडल और जैवमंडल। इन तीनों को मिलाकर क्या बनता है, फिर जैवमंडल का निर्माण करते हैं। आगे है भाई, प्रवालों द्वारा छोड़े गए कैल्शियम कार्बोनेट से निर्मित समुद्र के भीतर निर्मित चट्टान क्या कहलाती है, कोरल रीफ्स, क्या कहलाती है, प्रवाल भित्तियां। विश्व की सर्वाधिक प्रवाल भित्ति कहाँ मिलती है, उष्णकटिबंधीय जो सागरीय जल है वहां पर क्या मिलती है, विश्व की सर्वाधिक कोरल रीफ्स। भारत में प्रवाल भित्तियां पाई जाती, कहाँ कहाँ पाई जाती हैं, तो ये पाई जाती कच्छ की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार। और ये पूछा गया था यूपीएससी के एग्जाम में एक बार, यूपीएससी सीएससी का जो एग्जाम होता है, सिविल सर्विस का एग्जाम, उसके अंदर पूछा गया था। अत्यंत ताप, निम्न ताप वाले स्थानों पर उगने वाले पौधे क्या कहलाते हैं, एक्टिटोथर्म, एक्टिटोथर्म, ठीक है। समुद्री खरपतवार, सी बीड्स महत्वपूर्ण होता है, महत्वपूर्ण स्रोत किसका है, आयोडीन का। गन्ना, सूरजमुखी, बाजरा, अरहर में न्यूनतम दक्ष फसल कौन सी है, इसमें पूछ रहा है। देखो ये क्वेश्चन पूछा था यूपीएससी ने 2021 के अंदर, जो सिविल सर्विस का एग्जाम था उसके अंदर। मतलब इनमें से सबसे कम पानी की आवश्यकता किसको होती है, तो किसको होती है, ये बाजरे को, ठीक, बाजरे को। वायु प्रदूषण का संकेतक माना जाता है, किसको माना जाता है, लाइकेन। लाइकेन किसका सहजीवी है, कवक और शैवाल का, ठीक, कवक और शैवाल का क्या है, ये सहजीवी है। लाइकेन स्वतः समाप्त हो जाते हैं किसकी अधिकता से, SO2 की मात्रा बढ़ने से, ठीक। लाइकेन सहजीवी सहचर्य है, किसके है ये, कवक और शैवाल। कवक और शैवाल का क्या है, ये पहला प्यार। महासागर और तटीय पारिस्थितिक तंत्रों में संग्रहित कार्बन क्या कहलाता है, ब्लू कार्बन, क्या कहलाते हैं ये, ब्लू कार्बन। आगे भारत के जैव मंडल रिजर्व कितने हैं, भारत के अंदर 18 हैं।
18 का हम देखते थे नीलगिरी, इसका जो विस्तार क्षेत्र है केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु। इसका आप स्क्रीनशॉट लेके देख सकते हैं, बाद में देख लेना, बाकी हम जल्दी जल्दी में कर रहे हैं। नंदा देवी कहाँ पर है? उत्तराखंड के अंदर। नोकरेक मेघालय के अंदर। कई बार आप कोई भी एग्जाम देते हो उसके अंदर मैचिंग द फॉलोइंग आता है और उसके अंदर ये दे देते हैं भारत के जैवमंडल, मतलब कौन सा किस राज्य के अंदर है। मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु के अंदर, मानस कहाँ पर हो गया? असम के अंदर। सुंदरवन की अगर हम बात करें ये कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल के अंदर। सिमलीपाल उड़ीसा के अंदर। डिब्रू सैखोवा भी कहाँ पर है? असम के अंदर है। दिबांग ये कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश के अंदर। पंचमढ़ी की अगर हम बात करें ये कहाँ पर है? मध्य प्रदेश के अंदर। कंचनजंगा की अगर हम बात करें ये कहाँ पर है? सिक्किम के अंदर है। अगस्त्यमलाई की अगर हम बात करें, अगस्त्यमलाई की अगर हम बात करें ये कहाँ पर है? केरल के अंदर। अचान कमार अमरकंटक ये कहाँ पर है? मध्य प्रदेश के अंदर। ये कहाँ पर है? मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़ में। कच्छ का रण ये कहाँ पर है? गुजरात के अंदर। कोल्ड डेजर्ट की अगर हम बात करें ये कहाँ पर हो गया? हिमाचल प्रदेश के अंदर। पन्ना की अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश। इनमें से जो इंपॉर्टेंट है देखो, एक नीलगिरी हो गया, नंदा देवी हो गया, नोकरेक हो गया, मन्नार की खाड़ी हो गया, इसके अंदर पन्ना हो गया, कंचनजंगा हो गया। ठीक, ये थोड़े मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, इनको आप देख लेना एक बार। आगे देखते हैं। आगे पारिस्थितिकी तंत्र, पारिस्थितिकी, इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए इकोलॉजी क्या है और इकोसिस्टम क्या है। इकोलॉजी की अगर हम बात करें, इकोलॉजी शब्द देने वाले व्यक्ति कौन थे? अर्नेस्ट हेकल। याद रखना कौन थे? अर्नेस्ट हेकल। और इकोसिस्टम शब्द किसने दिया था? तो ये दिया था टेंसले ने। किसने दिया था? टेंसले ने। अब देखते हैं मीनिंग के बारे में। वह विज्ञान जिसमें समस्त जीवों तथा भौतिक पर्यावरण के मध्य उनके जो आंतरिक संबंध है उसके अध्ययन को हम क्या बोलते हैं? इकोलॉजी। ठीक, मतलब वह विज्ञान जिसमें सभी जीव और भौतिक पर्यावरण उनके मध्य जो अंतर संबंध होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? पारिस्थितिकी या इकोलॉजी। आगे पारिस्थितिकी के पिता किसे कहा जाता है? अर्नेस्ट हेकल को। ठीक, पारिस्थितिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो अर्निस्ट नेस ने। ठीक, अर्निस्ट नेस ने। और पारिस्थितिकी, अर्नेस्ट हेकल हो गया पारिस्थितिकी का पिता। ठीक, जैवमंडल के सभी संगठकों के समूह जैविक एवं अजैविक जो पारिस्थितिक पारंपरिक क्रियाओं में सम्मिलित होते हैं क्या कहलाते हैं? पारिस्थितिकी तंत्र। क्या कहलाते हैं? इकोसिस्टम। इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? एजी टेंसले। शायद मैंने शुरुआत के अंदर बोल दिया था कि पारिस्थितिकी तंत्र का, पारिस्थितिकी का प्रयोग किसने किया था शुरू में इकोलॉजी का? तो अर्नेस्ट हेकल। पारिस्थितिकी के पिता इन्हें कहा जाता है। बाकी पारिस्थितिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? अर्निस्ट नेस। तो अगर गलत बोला हो तो वहां पर सही कर लेना। पारिस्थितिकी क्या है? खुला तंत्र है। प्रकृति की कार्यात्मक इकाई क्या है? प्रकृति की जो कार्यात्मक इकाई वो क्या है? पारिस्थितिकी तंत्र। पारिस्थितिकी संक्रमण की अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? जॉन बेनेट के द्वारा। कब किया गया था? 1976 के अंदर। आगे देखते हैं हम। गहन पारिस्थितिकी, डीप इकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? अर्निस्ट ने। और इकोलॉजी का प्रयोग भी किसने किया था शुरू में? अर्निस्ट नेस। इकोलॉजिकल फुटप्रिंट, मापने की इकाई क्या होती है? भूमंडलीय हेक्टेयर। कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र क्या है? धान का खेत। याद रखना, धान के खेत के अंदर से हमें क्या मिलती है? मीथेन गैस प्राप्त होती है। पारिस्थितिकी तंत्र का प्रेरक बल कौन सा होता है? सौर ऊर्जा। और पारिस्थितिकी तंत्र, पारितंत्र की घटती उत्पादकता का क्रम क्या है? यह क्वेश्चन पूछा था यूपीएससी सीएससी ने एक बार। ठीक, सबसे पहले क्या आएगा? मैंग्रोव, फिर घास, फिर झील और फिर उसके बाद महासागर। ठीक, उसके बाद फिर क्या आएगा? महासागर। भारतीय पारिस्थितिकी का पिता या जनक किसे जाना जाता है? तो वो है रामदेव मिश्रा, प्रोफेसर रामदेव मिश्रा।
सबसे स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? महासागरीय। ठीक, महासागर क्या है? सबसे स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र है। पारिस्थितिकी का शत्रु या पर्यावरण का आतंकवादी किसे कहा जाता है? यूकेलिप्टस। यूकेलिप्टस क्या होता है? ये होता है सफेदा, जिसको हम आम भाषा में क्या बोलते हैं? सफेदा, जो कि बहुत लंबाई होती है इसकी। इसको हम क्या बोलते हैं? पर्यावरण का शत्रु। पृथ्वी का फेफड़ा कौन सा? अमेजोन वर्षावन। कौन सा है अमेजोन वर्षावन? 20% ऑक्सीजन का क्या करते हैं? ये निर्माण करते हैं। पृथ्वी में सर्वाधिक क्षेत्र तक फैला पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? सामुद्रिक। सबसे ज्यादा क्या है? समुद्री है पृथ्वी पर। प्रवाल विरंजन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? वैश्विक ऊष्मन। सबसे छोटा पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? एक्वेरियम। एक्वेरियम। विश्व में विच्छुद पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? पर्णपाती वन है। पारिस्थितिकी तंत्र का मित्र क्या हो गया? नीम हो गया, पीपल हो गया, बरगद और तुलसी। ये क्या करते हैं? सबसे ज्यादा ऑक्सीजन का प्रोड्यूस करते हैं। चिपको आंदोलन का नारा था, क्या नारा था? पारिस्थितिकी स्थायी मितव्ययिता है। पारिस्थितिकी स्थायी क्या है? मितव्ययिता है। किसानों का मित्र क्या हुआ? सांप और केंचुआ। ठीक, सांप और केंचुआ। जलीय चक्र नियंत्रित करते हैं, कौन करते हैं? वन करते हैं। आहार श्रृंखला का सही क्रम क्या होगा? आहार श्रृंखला के सही क्रम की अगर हम बात करें तो डाइटम हो गया, क्रस्टेशियन हो गया और हेरिंग। आगे पारिस्थितिकी निकेत। देखो, सब सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? जोसेफ ग्रीनेल्स। और क्या कहा था इन्होंने? प्रत्येक जाति अथवा उपजाति का उस क्षेत्र में एक निश्चित स्थानीय क्षेत्र सुरक्षित है। ओडम के अनुसार निकेत एक सूक्ष्म निवास है जिसमें एक ही प्रकार की जाति और उपजाति। जैसे कई बार क्या होता है, हम देखते हैं, जैसे हम जाते हैं मतलब पहाड़ी इलाकों के अंदर, वहाँ पर हमको एक ही फसल ज़्यादातर देखने को मिलेगी। जैसे उत्तर भारत की अगर हम बात करें, यहाँ पर भी आपको एक फसल ज़्यादातर देखने को मिलेगी। मतलब कोई नरमे की खेती कर रहा है तो लगभग वहाँ पर आपको नरमा ही मिलेगा बहुतायत मात्रा में। जैसे जम्मू कश्मीर के अंदर देखें हम तो सबसे ज़्यादा सेब, ठीक, का उत्पादन कहाँ पर होता है? जम्मू कश्मीर के अंदर। वहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा? सेब के पेड़ आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? पारिस्थितिकीय निकेत। ठीक, आगे पारिस्थितिकी तंत्र के घटक। घटक की अगर हम बात करें, देखो घटक दो प्रकार के इसके, जैविक और अजैविक। जैविक कम है बल्कि अजैविक ज़्यादा है। जैविक के फिर 3 पार्ट बना दिए इन्होंने, भौतिक, अकार्बनिक और कार्बनिक। भौतिक की अगर हम बात करें, प्रकाश हो गया, उष्मा, प्रकाश, तापमान, आर्द्रता और वायुमंडलीय दाब, स्थलाकृति। स्थलाकृति के भी 2 पार्ट, ऊंचाई और ढलान और वायु। अकार्बनिक के देखो, जल हो गया, मृदा हो गई, वायुमंडलीय गैसें हो गई, खनिज हो गई और चट्टान। कार्बनिक देखो, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, ह्यूमस और यूरिया। जैविक घटक देखो, उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। ठीक, उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। पारिस्थितिकी तंत्र के प्रकार हैं ये देखो। पारिस्थितिकी तंत्र के प्रकार की देखो हम, प्राकृतिक, ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, अगर आप देखना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लेना। आगे देखते हैं हम, ये इंपॉर्टेंट है, भारत की वन स्थिति रिपोर्ट। भारत की वन स्थिति रिपोर्ट 17वां संस्करण था, 1987 से शुरू होती है, ठीक है, और देहरादून से आती है। कहाँ से? देहरादून से प्रकाशित होती है, 2 वर्ष में एक बार, 2 वर्ष में एक बार आती है। तो ये कुछ डेटा देखो, ये 2021 का डेटा है,
और 21 के बाद 23 में आनी है ये, ठीक है। इसके अंदर देखते हैं हम, देखो सबसे अधिक वनों की अगर हम बात करें, सबसे अधिक वन कहां पर हो गए? मध्य प्रदेश के अंदर, ठीक है। सबसे अधिक प्रतिशत की अगर हम बात करें तो ये कहां पर हो गए? मिजोरम के अंदर। और इसी के अंदर हम सबसे कम की अगर हम बात करें प्रतिशत में और क्षेत्रफल में, तो वो कहां पर है? हरियाणा के अंदर। और सबसे अधिक वृद्धि किस राज्य के अंदर हुई है? तो वो हुई है आंध्र प्रदेश के अंदर, ठीक है। वो कहां पर हुई है? आंध्र प्रदेश के अंदर। बस ये थोड़ा मोटा सा आंकड़ा है, ये देख लेना आप। ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे देखते हैं हम, पारिस्थितिकी तंत्र के प्रकार्य एवं पदार्थों का संचरण, टाइप ऑफ इकोसिस्टम एंड ट्रांसमिशन ऑफ मटेरियल्स। क्विक रिवीजन करते हैं। देखो, एक पारिस्थितिकी तंत्र के लिए एक प्रेरक बल होता है। क्या प्रेरक बल होता है? पीछे भी जिक्र किया था हमने, अब भी आ गया। क्या होता है? सौर ऊर्जा। समुद्री प्रवाह, अपवेलिंग क्षेत्र, किस प्रकार से समुद्री उत्पादक बढ़ाते हैं? तो किस प्रकार से बढ़ाते हैं? पोषकों को सतह पर लाकर। आगे देखते हैं, देखो परितंत्रों की घटती उत्पादकता का क्रम कौन सा है? क्रम की अगर हम बात करें, पहले मैंग्रोव, फिर घासतल, फिर झील और महासागर। पीछे भी आया था ये। आगे की वर्ल्ड वर्ष 2010 में वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट में मिलेनियम इकोसिस्टम असेसमेंट के अधीन कुल कितने मुख्य पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं का उल्लेख किया गया था? तो 5 का किया गया था। क्या क्या होगी? व्यवस्था होगी, व्यवस्था के बाद समर्थन, समर्थन के बाद नियंत्रण, संरक्षण एवं सांस्कृतिक। आगे देखते हैं, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती हुई सांद्रता के कारण बढ़ी हुई पादप वृद्धि क्या कहलाती है? कार्बन फर्टिलाइजेशन। ह्यूमस में सर्वाधिक प्रतिशतता किसकी होती है? कार्बन की। जीवधारियों का ऐसा क्रम जिसे किसी पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है कहलाता है खाद्य श्रृंखला, ठीक है। खाद्य श्रृंखला में मानव है प्राथमिक और द्वितीयक उपभोक्ता। क्या है मानव? प्राथमिक, उत्पादक और उपभोक्ता, ठीक। उत्पादक और उपभोक्ता। जैविक अजैविक संघटकों के बीच बिचौलिए का कार्य कौन करता है? उत्पादक। डीडीटी का सांद्रण सबसे अधिक होता है तृतीय पोषण स्तर के अंदर। पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? जैव भू रासायनिक चक्र। क्या बोलते हैं? जैव भू रासायनिक चक्र। जैव भू रासायनिक चक्र के प्रकार देखिए आप। पहले गैसीय चक्र हो गया, फिर अवसादी या ठोस। गैसीय चक्र के भी 4 सब पार्ट है। देखो, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन और जलीय। अवसादी के फास्फोरस और गंधक। बायोमास का पिरामिड उल्टा होता है। कब होता है ये? जलीय, समुद्री, पारिस्थितिकी तंत्र में। ऊर्जा का पिरामिड हमेशा क्या होता है? सीधा होता है, अपराइट या स्ट्रेट होता है। एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में जाने पर प्रदूषक की सांद्रता बढ़ती जाती है। यह प्रवृत्ति क्या कहलाती है? जैव आवर्धन। क्या कहलाती है? जैव आवर्धन। एक जैव समुदाय का स्थान कालांतर में दूसरे जैव समुदाय द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है। यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? सक्सेशन या अनुक्रमण, ठीक। आगे देखते हैं, किसी निश्चित क्षेत्र में प्राणियों की संख्या की सीमा जिसे पर्यावरण समर्थन करता है कहलाती है वहन क्षमता या कैरिंग कैपेसिटी। पारिस्थितिकी घटकों की वह मात्रा जो मनुष्य को उनकी जीवन शैली को सुचारू रूप से चलाने के लिए आवश्यक होती है कहलाती है पारिस्थितिकीय पदछाप। आगे देखते हैं, देखो ये देख लेना आप। प्राथमिक उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता। वैसे देख लेते हैं, घास भूमि पर बायो में देखें,
घास हो गया, टिड्डा कीड़ी होगी, चूहा और चिड़िया हो गई। घास को कौन खाएगा, टिड्डा या कीड़ा। इनको कौन खाएगा, चूहा या चिड़िया। इनको कौन खाएगा, सांप, और सांप को फिर बाज। ठीक। और तालाब के ये हो गए, समुद्र के ये हो गए। आहार श्रृंखला की अगर हम बात करें, ऐसी श्रृंखला जिसमें एक जीव दूसरे का उपभोग करते हो। उसके बाद देखते हैं उत्पादक, उपभोक्ता व अपघटक की श्रृंखला में क्या होते हैं, शामिल होते हैं। इसमें ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय दिशा में होता है। कौन सी दिशा में होता है, एक दिशीय दिशा में। फिर आगे देखते हैं खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल में अंतर। उत्पादक विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ता व अपघटक होते हैं, बिल्कुल सही बात है। विभिन्न खाद्य श्रृंखलाएं मिलकर एक जाल बनाती है। परितंत्र में एक जीव से दूसरे जीव में भोज्य पदार्थों का प्रवाह होता है। कोई जीव विभिन्न खाद्य श्रृंखलाओं के सदस्य हो सकते हैं। ठीक। ऊर्जा का प्रवाह एक दिशा में होता है। ऊर्जा का प्रवाह एक दिशा में न होकर क्या होता है, कई दिशाओं से या कई पथों से गुजरता है। खाद्य श्रृंखला पारिस्थितिकी तंत्र की एक महत्वपूर्ण प्रारंभिक इकाई है जो एक सरल प्रक्रिया द्वारा ऊर्जा का स्थानांतरण करती है। खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण एक क्या होती है, जटिल प्रक्रिया है भाई, और ये क्या है, आसान प्रक्रिया है। पारिस्थितिकी पिरामिड की अगर हम बात करें, देखो विचार प्रथम बार और इसके 3 प्रकार हैं। विचार प्रथम बार किसने दिया था, चार्ल्स एल्टन ने, कब, 1927 के अंदर। और इसके 3 प्रकार कौन कौन से देखते हैं हम। जीव संख्या का पिरामिड की अगर हम बात करें, उत्पादकों व उपभोक्ताओं की संख्या का पिरामिड हो गया। ये कैसा होता है, सीधा किसका होता है, उल्टा किसका होता है। सीधे की अगर हम बात करें तो घास के मैदान व तालाब का सीधा होता है पोषण स्तर और जीव संख्या। उल्टा किसका होता है, वृक्ष का क्या होता है, उल्टा होता है प्रत्येक पोषण स्तर पर संख्या में वृद्धि। जीव भार का पिरामिड उत्पादकों और उपभोक्ताओं के जीव भार का पिरामिड कैसा होता है, सीधा स्थलीय परितंत्र का, और उल्टा होता है जलीय परितंत्र का। संचित ऊर्जा का पिरामिड, संचित ऊर्जा के पिरामिड की अगर हम बात करें, देखो पारिस्थितिकी तंत्र में विभिन्न पोषण स्तरों के जीवधारियों द्वारा प्रयोग में लाई गई संपूर्ण ऊर्जा का पिरामिड क्या होता है, सदैव सीधा होता है। ठीक है। और ऊर्जा का पिरामिड भी क्या होता है, स्ट्रेट या सीधा होता है। आगे देखते हैं खाद्य श्रृंखला का क्रम क्या है। खाद्य श्रृंखला के क्रम की अगर हम बात करें, देखो सबसे पहले आएगा उत्पादक, फिर उपभोक्ता और फिर अपघटक। एक वृक्ष पारिस्थितिकी तंत्र में संख्या का पिरामिड क्या होता है, उल्टा होता है। 10% ऊर्जा का जो नियम है वो देने वाले कौन थे, लिंडेमान। याद रखना कौन थे, लिंडेमान। एकमात्र द्वीप जहां घास परितंत्र नहीं पाया जाता वो कौन सा है, अंटार्कटिका महाद्वीप। अंटार्कटिका महाद्वीप। जो जीव जंतु दूसरे का शिकार करके भोजन प्राप्त करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, परभक्षी। क्या बोलते हैं, उनको हम परभक्षी बोलते हैं। उनको हम क्या बोलेंगे, परभक्षी बोलेंगे। पार्कलैंड नामक उष्णकटिबंधीय घास पाई जाती है कहां पर, अफ्रीका के अंदर। हाथी घास कहां पर पाई जाती है, सवाना बायोम के अंदर। चैप्रिल नामक झाड़ियां कहां पर मिलती है, कैलिफोर्निया। कहां पर मिलती है, कैलिफोर्निया के अंदर। पारिस्थितिकी तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर प्राप्त है सर्वारी को। ठीक, सर्वारी जैसे हम हैं, क्या है, सर्वारी। खास तलीय पारितंत्र में संख्या का पिरामिड होता है सीधा। पारितंत्र का गति हृदय कहलाता है। ऊर्जा का प्रवाह व खनिज चक्र। 2 या 2 से अधिक जीव के अंतर संबंध के जीव को लाभ होता है किंतु हानि किसी को भी नहीं होती, तो इस संबंध को क्या बोलते हैं हम, सहभोगिता, सहभोजिता। अनुक्रमण के अंतिम समुदाय को क्या कहा जाता है, समुदाय। आगे देखते हैं चरम समुदाय। आगे है
इन्वायरमेंटल पोल्यूशन एंड कंजर्वेशन मेजर्स, संरक्षण उपबंध, पर्यावरणीय प्रदूषण एवं संरक्षण उपबंध के बारे में देखते हैं हम। भूमि, वायु तथा जल के भौतिक, रासायनिक अथवा जैव अभिलक्षणों में अनापेक्षित परिवर्तन के फलस्वरूप होता है। क्या होता है? प्रदूषण। क्या होता है? प्रदूषण होता है। वे पदार्थ जिनसे प्रदूषण फैलता है क्या कहलाते हैं? प्रदूषण के प्रकार देखो, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण और भूमि प्रदूषण। पर्यावरण के भाग के आधार पर हो गए। फिर प्रदूषण के प्रकार भौतिक गुणों के आधार पर, गैसीय प्रदूषण हो गया, धूल प्रदूषण, ताप प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण और रेडियो एक्टिव प्रदूषण। आगे देखते हैं हम। पारिस्थितिकी तंत्र के प्रदूषण के प्रकार हैं जैव निम्नीकरण और जैव निम्नीकरणीय रहित प्रदूषण में। उत्पत्ति के आधार पर प्रदूषण के भेद, प्राकृतिक और मानवोद्भवी प्रदूषण। मानव जनित क्या होगा? एंथ्रोजेनिक प्रदूषण बोलते हैं। फिर देखते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड का प्रदूषक का मुख्य स्रोत क्या है? सड़े हुए वनस्पति और पशु पदार्थ। पर्यावरण से निर्मुक्त होने वाली माइक्रोबिड्स या माइक्रोप्लास्टिक हानिकारक है समुद्री पारितंत्र के लिए। माइक्रोबिड्स क्या होते हैं? हम समुद्र के अंदर प्लास्टिक के छोटे छोटे कण, जिनको हम 0.5 mm से कम ये कण होते हैं, जिनको हम समुद्र के अंदर डालते हैं और फिर इनको मछलियां खाती हैं, जो समुद्री जीव है वो खाते हैं और उनसे क्या हो जाता है? फिर उनकी डेथ हो जाती है। पर्यावरण में कुछ भारी धातुओं के निक्षालन या लिंचिंग का कारण बन जाता है। क्या बन जाता है? ताम्रमल या कॉपर स्लैग। आर्थिक विकास के विभिन्न चरणों में प्रदूषण प्रवृत्तियां अनुसरण करती हैं। किसका अनुसरण करती है? ये उल्टी या यू आकृतिक संबंध का, इनवर्स यू शेप्ड रिलेशन। बिस्फेनोल किस प्रकार के प्लास्टिक के उत्पादन में एक संरचनात्मक मुख्य घटक है? तो ये क्या है? पॉलीकार्बोनेट है भाई, बिस्फेनोल। वे प्रदूषक जो प्राकृतिक या मानवीय क्रियाओं द्वारा सिद्ध वायु में से निष्कासित होते हैं क्या कहलाते हैं? प्राथमिक प्रदूषक। CO2, NOx, SO2 ये सभी क्या है? प्राथमिक प्रदूषक। द्वितीयक वे होते हैं जो प्राथमिक वायु प्रदूषकों तथा सामान्य वातावरणीय यौगिकों के बीच रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न होते हैं। क्या कहलाते हैं? द्वितीयक प्रदूषक। H2SO4 समूह ओजोन क्या है? द्वितीयक प्रदूषक। द्वितीयक प्रदूषक। ध्वनि का मापन किस में करते हैं हम? डेसिबल में। नी सिंड्रोम के लिए उत्तरदायी है फ्लोराइड। वायु प्रदूषण के सूचक है लाइकेन और मॉस। इंडोर वायु प्रदूषण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रदूषक है रेडोन गैस। धूल प्रदूषण रोकने के लिए उपयुक्त वृक्ष कौन सा है? सीता ट्री। वाहनों से निकलने वाली हानिप्रद गैसों को नियंत्रित करने का मानदंड क्या है? यूरोनर्मस। आगे है वायु प्रदूषण रोकथाम की यंत्रीय विधि, और ये रह गया एक, ये भी इंपॉर्टेंट है। वाहनों के प्रदूषकों को अवशोषित करने के लिए सामान्यतः सड़क के साथ साथ उगाया जाता है बोगनवेलिया का पौधा, और जितने भी हाईवे अब बन रहे हैं उन सब के किनारे क्या लगाया जा रहा है? अब बोगनवेलिया पौधा लगाया जा रहा है। मोटर कारों के प्रदूषण जांच में मापा जाता है, क्या मापा जाता है? सीसा तथा कार्बन कण की मात्रा को। ठीक। एक स्वच्छ ऊर्जा वाहक क्या है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन क्या है? स्वच्छ ऊर्जा वाहक। आगे देखते हैं हम सुपरसोनिक जो जेट मिसाइल होते हैं उनसे निकलने वाले जो एरोसोल नष्ट करता है वो क्या करता है? ओजोन परत को नष्ट करता है भाई, ओजोन परत।
ओजोन परत के बारे में हम आगे बात करेंगे। आगे है इसका लेसन एक भारतीय वन अधिनियम, ये कब आता है 1927 के अंदर। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, फिर 1973 में हमने क्या किया, टाइगर प्रोजेक्ट शुरू किया। जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1974 का है। वन संरक्षण अधिनियम 1980 का है। फिर पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 का है। जैव विविधता अधिनियम 2002 का है। फिर उसके बाद देखते हैं हम, ये इंपॉर्टेंट थे इसके अंदर। वायु प्रदूषण की अगर हम बात करें, वायु प्रदूषण किससे होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड से। ग्लोबल वार्मिंग की अगर हम बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड से। ओजोन परत CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अम्लीय वर्षा की अगर हम बात करें, सल्फर डाइऑक्साइड। भोपाल गैस त्रासदी के अंदर कौन सी गैस का रिसाव हुआ था, तो मिसाइल आइसोसाइनेट, मिथाइल आइसोसाइनेट CH2C2H3NO2। अम्लीय वर्षा की बात करते हैं, देखो हम कारक देखते हैं, इसके कारक दो हो गए, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड। पीएच मान इसका कितना होता है, 5.6 इसका क्या होता है, पीएच मान होता है। पीएच की फुल फॉर्म क्या होती है, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड हो गया। फिर इससे क्या बनती है, ये दोनों मिलते हैं तो अम्लीय वर्षा। अम्लीय वर्षा के प्रभाव क्या होगा, स्किन पर रोग हो गए, फफोले पड़ना जैसे त्वचा पर, जलीय जीव जंतु एवं पेड़ पौधों नष्ट हो जाना, ताजमहल का रंग पीला पड़ना, यह भी किसका कारण है, अम्लीय वर्षा का। आगे देखते हैं BOD, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, जैविक ऑक्सीजन मांग। परिभाषा देखते हैं, इसकी हम परिभाषा क्या रहेगी। जल के एक निश्चित आयतन में उपस्थित कार्बनिक पदार्थ को विखंडित करने के लिए जीवाणु द्वारा आवश्यक ऑक्सीजन, जैविक ऑक्सीजन मांग। यदि जल निकाय का BOD अधिक है तो जल निकाय प्रदूषित माना जाता है। BOD जल प्रदूषण मापने की एक इकाई है भाई। जल प्रदूषण को मापने की इकाई क्या है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। यदि BOD अधिक है तो DO यानी डिसोल्विट ऑक्सीजन निम्न होती है। जल निकाय में देखो, कार्बनिक अपशिष्टों की मात्रा में वृद्धि से क्या होगा, अपघटन दर की वृद्धि होगी, ऑक्सीजन उपयोग में वृद्धि होगी, घुलित ऑक्सीजन की मात्रा में क्या होगी, फिर कमी होगी। धातु अवशोषक पौधे, फरन की अगर हम बात करें, देखो आर्सेनिक को अवशोषित करता है। ब्राह्मी की अगर हम बात करें, देखो सीसा, मरकरी, कैडमियम, क्रोमियम आर्द्र भूमि में दलदल को क्या करता है, दूर करता है। व्हाइट बिलो की अगर हम बात करें तो ये क्या होता है, देखो कैडमियम निरेल सीसा को क्या करती है, अवशोषित करती है। हाइड्रेंजिया की अगर हम बात करें, एल्यूमिनियम को क्या करती है, अवशोषित करती है। प्लास्टिक जलाने पर निकलने वाली विषैली गैस को क्या बोलते हैं हम, डाइऑक्सीसन। अग्निरोधक प्लास्टिक कौन सा होगा, मेलामाइन। पॉलीथीन का बहुलक होता है एथिलीन। प्लास्टिक है एक जैव अनिर्वहनीय पदार्थ, मतलब ये पर्यावरण के अंदर हमेशा विद्यमान रहता है, ठीक है। प्लास्टिक अभिक्रिया नहीं करते, किस किस के अंदर, जल और वायु में प्लास्टिक क्या नहीं करते, अभिक्रिया नहीं करते। आगे देखते हैं हम ध्वनि के बारे में। विशिष्ट प्रकार की यांत्रिक तरंग है ये, ठोस, द्रव, गैस और तीनों माध्यमों के अंदर ये क्या होती है, संचालित होती है। इसको मापते किसके अंदर है, तो हर्ट्ज के अंदर हम इसको हम मापते हैं। आवृत्ति के आधार पर 3 भाग हैं, देखो अवसर्वय, सर्वय और परासर्वय। अपसर्वय की अगर हम बात करें, 20 हर्ट्ज से कम अपसर्वय होगी। सर्वय 20 से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक
परासर्वे 20,000 से अधिक, ठीक है, 20 से कम, अपसर्वे 20 से 20,000 तक सर्वे, और 20,000 से अधिक परासर्वे। परासर्वे ध्वनि को कौन सुनता है? तो चमगादड़ उसको सुन सकते हैं। मनुष्य के लिए कौन सी है? 20 से 20,000 हर्ट्ज तक। ध्वनि प्रदूषण, ध्वनि तीव्रता की मापक इकाई क्या होगी? डेसिबल होगी। 80 से 90 डेसिबल तीव्रता वाली ध्वनि ध्वनि प्रदूषण करती है भाई। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा ध्वनि प्रदूषण की अधिकतम सीमा क्या निर्धारित की गई है? दिन में 45 और रात को क्या कर रखी है? 35 डेसिबल तक। ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए सड़कों के किनारे किसका उपयोग करते हैं हम? ग्रीन मफलर का। ग्रीन मफलर का उपयोग करते हैं। वे सूक्ष्म जीव जिनका प्रयोग जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है तो साइनोबैक्टीरिया कहलाते हैं। वे क्या कहलाते हैं? साइनोबैक्टीरिया। इलेक्ट्रॉनिक कचरे ई वेस्ट को जलाने के लिए मुख्यतः प्रयोग किया जाता है इंसिनरेटर्स का। इंसिनरेटर्स का। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम शुरू किया गया था। कब किया गया था? जनवरी 2019 में। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो जो प्रधानमंत्री होते हैं। वर्तमान में कौन है? नरेंद्र मोदी। तो ये इसके क्या हैं? राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन इसके हो गए अध्यक्ष। जैव निम्नीकरण प्रदूषण है सब्जी एवं फल के छिलके, सीवेज, सले गड़े पदार्थ या कागज से। जैव अनिम्नीकरण प्रदूषण है, ये निम्नीकरण है, ये अनिम्नीकरण। प्लास्टिक, पॉलीथीन, पारा, डीडीटी, शीशा इत्यादि। हीमोग्लोबिन के साथ संलग्नता वाले प्रदूषक है। कार्बन मोनोऑक्साइड कृत्रिम वर्षा के लिए उत्तरदायी है। किसका उपयोग करते हैं? सिल्वर आयोडाइड का। सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग करते हैं इसके अंदर हम। आगे विश्व में सर्वप्रथम जो वर्षा हुई थी कहां पर हुई थी? स्वीडन के अंदर। शुष्क बर्फ होती है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, और इसका जो फॉर्मूला होता है D2O, ठीक। विश्व में सर्वाधिक अम्ल वर्षा कहां पर होती है? नॉर्वे के अंदर। सबसे पहले कहां पर हुई थी? स्वीडन के अंदर। जल प्रदूषण सूचक है किसका? डाइटम का। जल प्रदूषण मापने की इकाई क्या? BOD, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार ध्वनि प्रदूषण का मानक क्या है? 45 डेसिबल। क्या है? 45 डेसिबल। मलेरिया के बचाव के लिए जलाशयों में छिड़काव किया जाता है। किसका किया जाता है? DDT, डाइक्लोरो, डाइफेनाइल, ट्राइक्लोरो इथेन, ठीक। ओजोन परत के क्षरण का सर्वप्रथम पता किसने लगाया था? जोसेफ फोरमैन। फोरमैन ने 1985 के अंदर, इंग्लैंड के थे ये, जब अंटार्कटिका के अंदर इन्होंने देखा था कि क्या हो गया है, ओजोन परत के अंदर छेद हो गया है। और गोबर गैस का मुख्य घटक क्या है? तो मीथेन। आर्सेनिक द्वारा अत्यधिक जल प्रदूषण वाला राज्य कौन सा है? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल। कौन सा है? पश्चिम बंगाल। आगे देखते हैं बायोडाइवर्सिटी के बारे में, जैव विविधता के बारे में देखते हैं। देखो, किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाने वाले जीवों की संख्या और उनकी विविधता को हम क्या बोलते हैं? जैव विविधता बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम? जैव विविधता। जैव विविधता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? वाल्टर जी रोजेन ने। कब किया था? 1985 के अंदर। 1985 के अंदर किया था। 1985 के अंदर वाल्टर जी रोजेन ने। जैव विविधता के कितने स्तर होते हैं? 3 स्तर होते हैं। देखो कौन कौन से स्तर होते हैं? पहला आनुवंशिक जैव विविधता, प्रजातीय जैव विविधता और पारितंत्रीय जैव विविधता। आगे देखते हैं, 22 मई को हम क्या मनाते हैं? इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे। जैव विविधता संरक्षण, इसकी अगर हम बात करें, देखो इसके कितने पार्ट हैं? 2 पार्ट हैं।
दो भागों में इसको विभाजित किया गया है। स्वस्थानीय संरक्षण और बाह्य स्थानीय संरक्षण, इन सिटू और एक्स सिटू। इन सिटू की अगर हम बात करें, देखो राष्ट्रीय उद्यान हो गया, वन्य जीव अभ्यारण्य, जैव मंडल रिजर्व और पवित्र उपवन एवं झीलें। एक्स सिटू के अंदर क्या क्या आते हैं, बीज बैंक हो गया, जीन बैंक हो गया और निम्न तापीय संरक्षण हो गया, वनस्पति उद्यान हो गया, वृक्ष उद्यान हो गया, जंतु उद्यान हो गया, चिड़ियाघर हो गया। ये सभी किसके अंदर आते हैं, बाह्य स्थानीय या एक्ट सिटू कंजर्वेशन के अंदर। आगे देखते हैं हम जैव विविधता से संबंधित अधिनियम एवं आयोग। प्रतिवर्ष 22 मई को हम क्या मनाते हैं, इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे। वर्ष 2002 में भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम, जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन 1992 में निहित उद्देश्य को पूरा करने के लिए लागू किया गया। जैव विविधता अधिनियम 2002 को लागू करने हेतु वर्ष 2003 में NBA प्राधिकरण, जैव विविधता प्राधिकरण की स्थापना की गई, जिसका मुख्यालय कहां पर है, चेन्नई के अंदर। जैव विविधता प्राधिकरण की स्थापना कब होती है, 2003 के अंदर, और इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, चेन्नई के अंदर। माधव गौडगिल समिति एवं कस्तूरी रंगन समिति का संबंध पश्चिमी घाटों के संरक्षण से है। ठीक है, आगे देखते हैं जैव विविधता। ध्रुवों से भूमध्य रेखा की तरफ क्या करती है, बढ़ती है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में जैव विविधता क्या होती है, सर्वाधिक होती है। केरल की जो शांत घाटी साइलेंट वैली है, प्रचुर जैव विविधता पाई जाती है, वहां पर क्या मिलती है, जैव विविधता पाई जाती है। जैव विविधता का सर्वाधिक अंश प्राकृतिक आवासीय विनाश से होता है। किसी भौगोलिक क्षेत्र में जैव विविधता का खतरा हो सकता है, कब हो सकता है, भूमंडलीय तापन, आवासों का विखंडन, बाह्य जातियों का हमला आदि। प्रवाल भित्ति मुख्य रूप से कहां पाई जाती है, 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ के मध्य। उष्णकटिबंधीय और जो उप उष्णकटिबंधीय समुद्र है उनके अंदर सबसे अधिक क्या मिलती है, कोरल रीफ्स। जैव विविधता के संरक्षण हेतु महत्वपूर्ण रणनीति जैव मंडल रिजर्व है। जैव विविधता के संरक्षण हेतु महत्वपूर्ण रणनीति जैव मंडल रिजर्व है। आगे देखते हैं हम, देखो प्रवाल की वृद्धि हेतु आवश्यक घटक, सूर्य प्रकाश, अवसाद रहित स्वच्छ जल, 27 से 30% लवणता। महत्वपूर्ण अधिनियम देखते हैं हम, वन संरक्षण अधिनियम 1980, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, वायु प्रदूषण निवारक एवं नियंत्रण अधिनियम 1981, जल प्रदूषण अधिनियम वर्ष 1974 का है, और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 का। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। भारतीय वन्य जीवन संस्थान कहां पर है, भारतीय वन्य जीव संस्थान कहां पर है, देहरादून, और यहीं से क्या आती है, वन स्थिति रिपोर्ट भी आती है। मृदा क्षरण को रोका जा सकता है किसके द्वारा, वनारोपण से। भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय वनीकरण एवं पारिस्थितिकी विकास बोर्ड की स्थापना की गई थी। अगस्त 1992 में। वर्ष 2016 में कार्यान्वित नवीन राष्ट्रीय वन सूची डिजाइन के अंतर्गत वन सूची समीक्षा का समय 20 वर्ष से घटाकर कितना कर दिया, 5 वर्ष। रेड डाटा बुक कौन जारी करती है, IUCN, इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन फॉर नेचर। ये देखते हैं हम, बायोस्फीयर रिजर्व, ये शब्द हैं और इनके खोज करता है। बायोस्फीयर रिजर्व का शब्द है जो इसकी सबसे पहले खोजकर्ता कौन थे, एडवर्ड सुएस। इकोसिस्टम शब्द किसने दिया, एजी टांसले, और इकोलॉजी ये कौन थे, अर्नेस्ट हैकल। जैव विविधता वाल्टर जी रोजेन। चिपको आंदोलन की अगर हम बात करें, देखो चिपको आंदोलन 1973 उत्तराखंड का सुंदरलाल बहुगुणा इससे जुड़े हुए थे। एपिको आंदोलन 1983
उत्तरी कर्नाटक पांडुरंग हेगड़े, अप्पू तथा ममता। नर्मदा बचाओ 1985 मध्य प्रदेश गुजरात, मेधा पाटेकर इनसे जुड़ी हुई है। पीपल्स फॉर एनिमल्स 1992 नई दिल्ली, मेनका गांधी इनसे जुड़ी हुई है। रिसुरेक्शन ऑफ कालीबेन रिवोलेट 2000 पंजाब बलवीर सिंह सिंचेवाल। WWF वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड की अगर हम बात करें, स्थापना 1961 के अंदर IUCN के सहायक संगठन के रूप में, मुख्यालय ग्लैंड स्विट्जरलैंड के अंदर। प्रतीक चिन्ह क्या होगा? पांडा। कार्य क्या? वन्य जीवों की देखभाल पर नजर रखना। आगे है MAB मानव एवं जैव मंडल कार्यक्रम की शुरुआत 1971। पर्यावरण अनुकूलन उपभोक्ता उत्पादों को चिन्हित करने हेतु सरकार द्वारा आरंभ किया गया। क्या किया गया था? इको मार्क। पारिस्थितिकी का शत्रु माना जाता है, किसको मानते हैं हम? यूकेलिप्टस या सफेदा को। भारतीय वन संशोधन अधिनियम 2017 में वृक्षों की परिभाषा से विलोपित किया गया है। बांस बंबू अब इसे क्या कर दिया गया है? घास का दर्जा दे दिया गया है। आगे अभ्यारण्य, आर्द्र भूमि और अन्य संरक्षित क्षेत्र, सेंचुरी, वेटलैंड एंड अदर प्रोटेक्टेड रीजन्स। ये देखते हैं, क्विक रिवीजन करते हैं इस काम। राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण्य, जैव मंडल आकार का गठन किया गया था वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के द्वारा। ठीक है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के द्वारा। राष्ट्रीय उद्यान को देखते हैं हम, ये 4 पार्टों में डिवाइड है। सबसे पहले देखते हैं किसी परितंत्र के विशेष पशु पक्षियों तथा पेड़ पौधों को संरक्षण देने हेतु सीमाओं का निर्धारण विधायिका द्वारा किया जाता है। पर्यटन की क्या होती है? यहाँ पर अनुमति होती है। जंतुओं का शिकार पर क्या होता है? प्रतिबंध होता है, शिकार नहीं कर सकते। वन्य जीवों के अलावा अन्य के चारण पर प्रतिबंध। ठीक है, भारत में कुल राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं? 106 106 हैं। सबसे अधिक कहां पर है? मध्य प्रदेश के अंदर। कितने हैं? 11। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान 1936। वर्तमान में इसका क्या नाम है? रामगंगा नेशनल पार्क। और इससे पहले इसका नाम क्या कर दिया था? एली नेशनल पार्क। और वर्तमान में रामगंगा नेशनल पार्क है ये। देखते हैं हम राष्ट्रीय उद्यानों की सूची, दिसंबर 2020 तक की बात है ये। देखो इंपॉर्टेंट है, उनको देखेंगे हम। आंध्र प्रदेश के अंदर क्या होगा? राजीव गांधी इंपॉर्टेंट है, ये कर लेना। अरुणाचल प्रदेश के अंदर नामदफा और मेलिंग ये दोनों हैं। असम डिब्रू साइखोवा, काजीरंगा, मानस नामेरी। राजीव गांधी देहिंग पटकई, ये असम के इंपॉर्टेंट हैं। बिहार के अंदर एक ही है, वाल्मीकि। छत्तीसगढ़ के अंदर गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व, गुरु घासीदास नेशनल पार्क। इंद्रावती। गोवा के अंदर मोलम हो गया। गुजरात के अंदर देखो गिर और समुद्री, ये 2 इंपॉर्टेंट है। हरियाणा के अंदर कलेश्वर और सुल्तानपुर दोनों इंपॉर्टेंट हैं। आगे देखते हैं हिमाचल प्रदेश के अंदर हम ग्रेट हिमालयन हो गया। और देखते हैं इंपॉर्टेंट कौन सा है, और पिनवेली, ये 2 इंपॉर्टेंट है। झारखंड की अगर हम बात करें, झारखंड के अंदर है बेतला। कर्नाटक के अंदर बात करें तो बांदीपुर और बन्नेरघट्टा, कुद्रेमुख, नागरोल, ये सभी क्या है? इंपॉर्टेंट है। केरल की अगर हम बात करें, देखो केरल में देखते हैं एराविकुलम इंपॉर्टेंट है, पेरियार इंपॉर्टेंट है, साइलेंट वैली, ये 3 इंपॉर्टेंट है केरल के अंदर। मध्य प्रदेश के अंदर सबसे अधिक कितने हैं? 11। मध्य प्रदेश वाले देखते हैं, देख बांधवगढ़ हो गया, पेच, कान्हा, कुन्नो मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई। कुन्नो क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट है? क्योंकि कुन्नो के अंदर नामीबिया से चित्ते लाए गए थे। पन्ना हो गया, सतपुड़ा हो गया, ये सभी क्या है? मध्य प्रदेश के इंपॉर्टेंट है। महाराष्ट्र की अगर हम बात करें, देखो महाराष्ट्र की अगर हम बात करें तो पेंच, संजय गांधी, ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं।
मणिपुर की अगर हम बात करें तो काबुल नामजाओ, काबुल नामजाओ लोकटक झील यहाँ की फेमस है, और इसी के अंदर क्या है, संगाई रण मिलता है काबुल नामजाओ नेशनल पार्क के अंदर। ठीक, मेघालय की अगर हम बात करें, नोक्रेक रिज मेघालय का इंपॉर्टेंट है। फिर उड़ीसा की अगर हम बात करें तो सिमलीपाल और भितरकनिका दोनों इंपॉर्टेंट है। राजस्थान की अगर हम बात करें तो केवलादेव, मुकुंदरा हिल्स और रणथंबोर और सरिस्का, ये कहाँ के हो गए, राजस्थान के हो गए। नवीनतम जो है वो कुनो है 2018 के अंदर बना था, ये 2020 के अनुसार। आगे देखते हैं, सिक्किम की अगर हम बात करें तो कंचनजंगा हो गया। तमिलनाडु की अगर हम बात करें तो मन्नार की खाड़ी और मुदुमलाई, ये दो इंपॉर्टेंट है। तेलंगाना की अगर हम बात करें तो महावीर, हरिना वनस्थली और मृगवानी, ये इंपॉर्टेंट है। त्रिपुरा की अगर हम बात करें, त्रिपुरा की छोड़ देना। उत्तर प्रदेश का दूधवा हो गया। उत्तराखंड की अगर हम बात करें, कार्बेट या रामगंगा इसका नया नाम हो गया। नंदा देवी हो गया, राजाजी हो गया, फूलों की घाटी, ये इंपॉर्टेंट है। पश्चिम बंगाल की अगर हम बात करें तो बक्सा टाइगर, बक्सा हो गया और सुंदरवन, ये दो इंपॉर्टेंट है। अंडमान निकोबार की अगर हम बात करें तो महात्मा गांधी, माउंट एरियट, माउंट एरियट का नया नाम क्या कर दिया, ये आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है, और सेडल पिक। जम्मू कश्मीर में देखते देखो, दाचिंगम हो गया, कांजीनाग हो गया, किश्तवाड़, ये सभी जम्मू कश्मीर के हैं। लद्दाख, एमिस सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान। भारत का ओसनिक नेशनल पार्क, समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, कच्छ की खाड़ी, जो कि कहां पर है, गुजरात के अंदर। राष्ट्रीय उद्यान और जो जिसके लिए फेमस है उन जगहों का इसके अंदर क्या किया गया है, जिक्र। राष्ट्रीय उद्यान और जो जिसके लिए प्रसिद्ध है, रणथंबोर राजस्थान का, वो किसके लिए, बाघ के लिए। पेरियार किसके लिए है, हाथी के लिए। मानस किसके लिए, एक सींग वाले गेंडे के लिए, एक सींग वाले गेंडे के लिए। गिर की अगर हम बात करें, ये किसके लिए है, एशियाई शेर के लिए। दाचिंगम की अगर हम बात करें, दाचिंगम जो जम्मू कश्मीर वाला है, हंगुल व कश्मीरी स्टेक के लिए। मरु राजस्थान का, ये किसके लिए, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के लिए, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के लिए। आगे देखते हैं, देखो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 का होगा। जैव विविधता अधिनियम 2002 का। प्रोजेक्ट टाइगर कब चलाया, 1973। प्रोजेक्ट हाथी की अगर हम बात करें 1992, और रामसर कन्वेंशन सम्मेलन की अगर हम बात करें तो 1971। आगे देखते हैं, देखो हम प्रोजेक्ट टाइगर हाथी की अगर हम बात करें, प्रोजेक्ट एलिफेंट सॉरी, शुरुआत होती है 1992 के अंदर, हाथियों का संरक्षण प्रदान करने हेतु, हाथियों के आवासों की सुरक्षा हेतु और मानव पशु गतिरोध को हल करने के लिए, ठीक है। आगे देखते देखो हम बखान कॉरिडोर नेचर रिफ्यूज अफगानिस्तान के अंदर, ये चलो छोड़ दो, ये आप देख लेना, कर स्क्रीनशॉट लो तो इसका। ये देखते हैं हम, इंपॉर्टेंट डेटा है ये। वन्यजीव अभ्यारण्य 565 है, राष्ट्रीय पार्क 106, बाघ अभ्यारण्य 53 कौन सा बना है, रानीपुर, जो कि कहाँ का है, यूपी का है। सुरक्षित क्षेत्र की अगर हम बात करें तो 100, सामुदायिक रिजर्व की अगर हम बात करें तो 219, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र इसकी अगर हम बात करें तो कितने हैं, ये 18। 53वां टाइगर रिजर्व हो गया रानीपुर टाइगर रिजर्व, उत्तर प्रदेश का। टाइगर रिजर्व की सूची देख लेते हैं एक बार हम। आंध्र प्रदेश के अंदर नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व। अरुणाचल प्रदेश के अंदर देखते हैं हम, देखो नामदफा, पक्के, कमलांग। असम की अगर हम बात करें तो मानस, नामेरी, काजीरंगा, ओरांग, असम वाले सभी इंपॉर्टेंट हैं। अरुणाचल प्रदेश का नामदफा और पाके। बिहार के अंदर एक ही है, वाल्मीकि। छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करें तो इंद्रावती,
अचानक कमार, ये दो इंपॉर्टेंट है। झारखंड के अंदर भी पलामू एक ही है, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। कर्नाटक की अगर हम बात करें तो बांदीपुर और नागरहोल, ये दो इंपॉर्टेंट है कर्नाटक के। केरल की अगर हम बात करें तो केरल के अंदर पेरियार इंपॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश के अंदर कान्हा, पेच, बांधवगढ़, पन्ना, सतपुड़ा, ये इंपॉर्टेंट है। महाराष्ट्र की अगर हम बात करें तो पेंच और नवगांव, नगजीरा, ये दो इंपॉर्टेंट है, पूछे गए हैं ये प्रीवियस ईयर के अंदर। मिजोरम के अंदर दंपा है, एक ही है। उड़ीसा की अगर हम बात करें तो सिमलीपाल और सतकोसिया टाइगर रिजर्व। पश्चिम बंगाल के अंदर सुंदरवन और बक्सा दो हैं। राजस्थान की अगर हम बात करें, देखो रणथंबोर, सरिस्का, मुकंदरा हिल्स और रामगढ़ विस्तारी, ये 52वां टाइगर रिजर्व था। ठीक है, तमिलनाडु की अगर हम बात करें अन्नामलाई, सत्यमंगलम, दो इंपॉर्टेंट है। तेलंगाना की अगर हम बात करें तो अमराबाद टाइगर रिजर्व। आंध्र प्रदेश की अगर हम बात करें, उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो दुधवा, पीलीभीत और रानीपुर। रानीपुर 53वां और रामगढ़ विस्तारी 52वां टाइगर रिजर्व। उत्तराखंड की अगर हम बात करें कार्बेट, जिसका नया नाम क्या कर दिया गया है, रामगंगा और राजा जी, ये 53 के 53 क्या थे, टाइगर रिजर्व। आगे देखते हैं, देखो ये राज्य हैं जिनके अंदर क्या हाथी अभयारण्य। ये क्या फैक्चुअल चीजें हैं, ये आप देख लेना एक बार, जो पीडीएफ दूंगा ना मैं उसके अंदर देख लेना आप। आगे देखते हैं, ओलिवियर रिडले कछुए का प्रजनन स्थान कहां पर है, ओडिशा का जो गहीर माथा समुद्री अभयारण्य है वहां पर है। ठीक है, भारत में बाघों की सर्वाधिक संख्या वाला राज्य मध्य प्रदेश। गंगा डॉल्फिन सेंचुरी अभयारण्य सुल्तानगंज, भागलपुर, बिहार के अंदर। भागलपुर कहां पर है, बिहार के अंदर है। संरक्षित कच्छ वनस्पति क्षेत्र अवस्थित होता है गोवा के चोराव द्वीप पर। गिद्धों के संरक्षण हेतु चलाया गया कार्यक्रम कौन सा है, सेव। आगे है, भारत के पूर्वी घाटों एवं पश्चिमी घाटों के मिलन स्थान पर स्थित बाघ आरक्षित क्षेत्र कौन सा है, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व। कहाँ का, तमिलनाडु का। भारत में जैव विविधता की दृष्टि से मुख्यतः 4 संतृप्त क्षेत्र हॉटस्पॉट कौन से है, पश्चिमी घाट, पूर्वी हिमालय, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, भारत बर्मा क्षेत्र। ये 4 पश्चिमी घाट, 4 जो हॉटस्पॉट एरियाज हैं वो हैं, पश्चिमी घाट हो गया, पूर्वी हिमालय हो गया, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और भारत, और क्या हो गया, एक बर्मा क्षेत्र हो गया। ठीक, भारत और बर्मा क्षेत्र। आगे गिद्धों की समिष्ट में ह्रास हेतु उत्तरदायी है डिक्लोफिनेक सोडियम। डिक्लोफिनेक सोडियम क्या थी, दवाई थी जो हम जीव थे, जैसे गाय हो गई, बीमारी आ गई थी उनके जिसका यूज किया जाता था, फिर उनको क्या खाते थे, जो गिद्ध है वो खाते थे, और 30 दिन के अंदर उनकी क्या हो जाती थी, फिर डेथ हो जाती थी। भारत का सबसे बड़ा बाघ रिजर्व नागार्जुन सागर श्रीशैलम, आंध्र प्रदेश व तेलंगाना में स्थित है ये। ठीक है, भारत में अब तक कुल कितने रामसर स्थलों की संख्या है, 75 है। रामसर कन्वेंशन याद रखना 2 फरवरी 1971। ठीक, 2 फरवरी 1971। वेटलैंड इंटरनेशनल नामक संगठन एक गैर सरकार लाभकारी संगठन है जिसका मुख्यालय कहां पर है, नीदरलैंड के अंदर। मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड अंतरराष्ट्रीय महत्व की सूची क्योंकि रामसर आर्द्र भूमि के अंतर्गत है। यूनेस्को के विश्व विरासत सूची में भारत के 40 स्थल शामिल हैं, 32 सांस्कृतिक, 7 प्राकृतिक और 1 मिश्रित। ठीक है, मिश्रित कौन सी, ये आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बतानी है। आगे देखते, हरित गृह प्रभाव, वैश्विक तापन, जलवायु परिवर्तन। प्रकाश रसायनी धूम कोरे के बनने के समय उत्पन्न होता है ओजोन। सूर्य से निकलने वाली विकिरणों को ग्रीन हाउस गैसों द्वारा अवशोषित किया जाता है और वापस अंतरिक्ष में परावर्तित नहीं किया जाता। यह पृथ्वी की सतह को इंसुलेट करता और जमने को रोकता है। तो क्या बोलते हैं इसको हम, हरित
गृह प्रभाव, हरित गृह प्रभाव। आगे देखते हैं, देखो युक्ति जिसके तहत विकसित देश विकासशील देशों को प्रोत्साहन निधियां उपलब्ध कराते हैं जिससे वे स्वच्छ तकनीकों के माध्यम से ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को कम कर सकें। तो वो क्या तकनीक होगी? स्वच्छ विकास युक्ति। स्वच्छ विकास युक्ति। हरित गृह प्रभाव देखते हैं हम। प्रभाव पृथ्वी की सतह और वायुमंडल के ताप में वृद्धि। संकल्पना किसने दी थी? जोसेफ फोरियर द्वारा 1824। प्रमुख गैस कौन सी होगी? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड, जिसको हम क्या बोलते हैं? हंसाने वाली गैस। हंसाने वाली गैस, ये प्रीवियस ईयर के अंदर पूछा गया था। वर्तमान में विश्व हरित गृह गैसों में भारत का अधिभाग कितना है? 7%। सूर्य से आने वाली अपेक्षाकृत लघु तरंग दैर्घ्य अवरक्त विकिरण ग्रीन हाउस में प्रवेश कर सकता है, लेकिन भूमि और ग्रीन हाउस के अंदर के पादपों से उत्सर्जित अपेक्षाकृत लंबी तरंग दैर्घ्य अवरक्त विकिरण वापस कांच के पार नहीं जा सकता ग्रीन हाउस गैस में। हरित गृह गैस की देखते हम प्रत्यक्ष रूप से शामिल हो रहा है, प्रत्यक्ष रूप से शामिल देखते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, मीथेन हो गई। सबसे ज्यादा कहाँ मिलती है? धान के खेत में मीथेन, याद रखना। नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, सल्फर हेक्साफ्लोराइड और जल वाष्प। कार्बन मोनोऑक्साइड की देखो अप्रत्यक्ष रूप से शामिल, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, ये हो गई। आगे देखते हैं, देखो हम ये आपको मेरे हिसाब से क्लियर दिखाई नहीं दे रहा, तो मैं आपको एक बार वैसे दिखा देता हूं। देखो ये कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में है। पहला है ये कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में, CO2 के बारे में। क्या देखते हैं? वैश्विक तापन का प्रमुख कारण हो गया एक तो पौधों के विकास के लिए लाभदायक हो गया, पौधों के विकास के लिए लाभदायक हो गया। भारत में विद्युत और ऊष्मा उत्पादन के लिए खपत किए जाने वाला जीवाश्म हो गया, जीवाश्म ईंधन। CO2 उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान है इसका। सर्वाधिक CO2 उत्सर्जन करने वाला देश कौन सा हो गया? चीन। ये फैक्चुअल चीज है। सर्वाधिक CO2 जो का उत्सर्जन करने वाला देश कौन सा हो गया? चीन हो गया। आगे है मीथेन, CH4 मीथेन। इसकी अगर हम बात करें तो अन्य नाम इसका क्या है? मार्स गैस, जो कि मंगल ग्रह पर भी मिलती है। कहां पर मिलती है? मंगल ग्रह पर भी मिलती है। और प्रमुख जो स्रोत है इसके देखो, धान का खेत हो गया, आर्द्र भूमि हो गया, पालतू जानवर का गोबर हो गया, और पशुओं की जुगाली। पशुओं की जुगाली से भी क्या मिलता है हमें? मीथेन। ठीक, आगे देखते हैं। देखो हरित गृह गैस उत्सर्जन में कमी लाने के लिए उठाया गया प्रथम प्रयास पृथ्वी सम्मेलन 1992, रियो डी जेनेरियो। क्योटो प्रोटोकॉल के बारे में देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण संधि हो गई, ये कब होती है? 11 दिसंबर 1997 को जापान के क्योटो शहर के अंदर। उद्देश्य क्या था? ग्रीन हाउस गैसों का कानूनी तौर पर क्या करना? कटौती करना या कम करना। आगे देखते, देखो हरित गृह गैसों के कारण क्षोभ मंडल में पृथ्वी की सतह के नजदीक के वातावरण के औसत तापमान में वृद्धि है। किसका कारण है? ये वैश्विक तापन। ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार गैस कार्बन डाइऑक्साइड। ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव समुद्र का स्तर बढ़ जाना। भोपाल गैस त्रासदी के अंदर लीक हो गई गैस कौन सी थी? मिथाइल आइसोसाइनेट। प्रतिवर्ष एक निश्चित दिन 1 घंटे के लिए बिजली का प्रयोग पूर्णतः बंद कर देना चाहिए। तो पृथ्वी काल, अर्थ आवर बोलते हैं। अब की बार क्या टाइम था इसका? 8:30 से 9:30। ठीक, मनाया कब गया था ये आप बताना। संयुक्त राष्ट्र संघ ने REDD+ कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई थी? 2008 के अंदर। एक कार्बन क्रेडिट की तुल्य माना जाता है। किसके तुल्य माना जाता है? 1000 kg कार्बन डाइऑक्साइड के। मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन
यूएनसीसीडी की स्थापना की गई थी 1994 के अंदर। बेसल समागम का उद्देश्य किसके प्रतिकूल प्रभावों से पर्यावरण की रक्षा करना है? खतरनाक अपशिष्ट से, ठीक, खतरनाक अपशिष्ट से। ओजोन परत नियंत्रण एवं प्रयास, ओजोन परत क्षरण एवं नियंत्रण हेतु प्रयास देखते हैं हम। देखो, ओजोन परत वायुमंडल में पाई जाती है, किस मंडल के अंदर मिलती है? ये समताप मंडल के अंदर। बेसिकली हमारी पृथ्वी देखो हम, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल, ये हमारे जो पर्यावरणीय मंडल है उनके पार्ट हैं। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल। तो समताप मंडल के अंदर क्या मिलती है? ओजोन परत वायुमंडल में। सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को रोकती है, कौन रोकती है? ओजोन लेयर रोकती है ये, ठीक है। ओजोन परत के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी गैस कौन सी है? CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ओजोन परत नापने की इकाई क्या है? डोप्सन, ठीक है। ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को, ठीक, 16 सितंबर। ओजोन छिद्र का निर्माण सर्वाधिक है अंटार्कटिका के अंदर। कहां पर है? अंटार्कटिका के ऊपर है। वर्ष 2005 में तिब्बत के पठार के रूप में ओजोन आभा मंडल, ओजोन हेलो का पता लगा। किसने लगाया था? GW कैंटमूर ने और जॉन सैंपल ने, ठीक। सूर्य के प्रकाश से पराबैंगनी विकिरण अभिक्रिया से उत्पन्न होती है ओजोन। व्यापक वायु में ओजोन की मात्रा अच्छी मानी जाती है, 0.06 ppm तक, ठीक। आगे देखते हैं, देखो, ओजोन परत विघटनकारी पदार्थ है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हेलोन्स, मिथाइल ब्रोमाइड, मिथाइल क्लोरोफॉर्म, कार्बन टेट्राक्लोराइड, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। ओजोन परत क्षरण रोकने हेतु प्रयास किए गए थे। देखो, सबसे पहले वियना संधि होती है 22 मार्च 1985 को। फिर अक्टूबर 2016 के अंदर क्या होता है? किगाली समझौता। किगाली कहां पर है? रवांडा के अंदर। विश्व के 197 देशों ने वर्ष 2045 तक HFC गैस का प्रयोग चरणबद्ध रूप से, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन गैस का प्रयोग चरणबद्ध रूप से समाप्त करने की सहमति बनी है। फिर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल होती, देखो, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के पीछे कारण क्या था? 1985 के अंदर खोजा गया जो ओजोन लेयर के अंदर छेद था। फोरमैन ने इसकी खोज की थी अंटार्कटिका के ऊपर। उसी के कारण फिर क्या होती है? 1987 के अंदर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल होती है, जो 1 जनवरी 1989 को क्या हो जाती है? लागू हो जाती है। ओजोन परत संरक्षण के लिए प्रभावी 1 जनवरी 1989 को। आगे देखते हैं, देखो, वैज्ञानिकों की टीमों ने सर्वप्रथम अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन छिद्र का पता लगाया। किस टीम ने लगाया था? ब्रिटिश टीम ने। कब? 1985 के अंदर। वर्ष 2022 की थीम क्या थी? तो ग्लोबल कोऑपरेशन प्रोटेक्टिंग लाइफ ऑन अर्थ, पृथ्वी पर जीवन की रक्षा करने वाला वैश्विक सहयोग। ग्लोबल कोऑपरेशन प्रोजेक्टिंग लाइफ ऑन अर्थ, ठीक। आगे देखते हैं, देखो, ऊर्जा संसाधन। ऊर्जा संसाधन की अगर हम बात करें, अगला चैप्टर नंबर 10, ऊर्जा संसाधन। ऊर्जा संसाधन मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, नवीकरणीय ऊर्जा और अनवीकरणीय ऊर्जा। नवीकरणीय ऊर्जा जैसे सौर ऊर्जा होगी, पवन ऊर्जा होगी, वायु ऊर्जा होगी, भूतापीय ऊर्जा होगी, ज्वारीय ऊर्जा होगी। नवीकरणीय ऊर्जा का मतलब क्या होता है? जिसका हम लगातार दोहन करें तो भी वो खत्म ना हो। लेकिन अनवीकरणीय ऊर्जा में क्या होता है? एक समय तक तो हम इसका यूज कर सकते हैं, लेकिन एक समय के बाद ये हमारे को मिलना क्या हो जाती है? बंद हो जाते हैं, ठीक है। जैसे कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, प्राकृतिक गैस हो गया, परमाणु ऊर्जा हो गया, सेल गैस हो गया। ये क्या, इनको करोड़ों वर्ष लग जाते हैं पुनः से बनने के लिए, ठीक है। आगे देखते, देखो, सौर ऊर्जा का उपयोग कहां कहां पर होता है?
ये आ सकता है आपके एग्जाम के अंदर। देखो सौर ऊर्जा के उपयोग की अगर हम बात करें, सौर संयंत्रों द्वारा बिजली निर्माण होती है। लघु सिंचाई परियोजना हेतु जल आपूर्ति, जैसे हम सोलर प्लेट्स लगा के समरसीबल चलाते हैं। गांव एवं छोटे नगरों के समूह में बिजली व्यवस्था हेतु परिवहन केंद्र, जैसे इलेक्ट्रिक वाहन आ गए, सोलर कुकर हो गया और रेलवे सिग्नल्स, इन सब के अंदर किसका यूज होता है? सौर ऊर्जा का यूज होता है। सौर ऊर्जा के बारे में देखते हैं। देखो सौर ऊर्जा का सर्वसुलभ स्रोत है, पर्यावरण हितैषी हो गया। नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया द्वारा ऊर्जा की उत्पत्ति हाइड्रोजन के समस्थानिक का ड्यूटेरियम तथा ट्राइटियम के परमाणु हैं। वैसे सौर ऊर्जा के अंदर जो प्लेट लगती है ना, वो भी पर्यावरण के लिए खतरा है, क्योंकि ये रीयूजेबल नहीं है। तो मतलब ये एक बार खराब हो गई तो उसके बाद इनको छोड़नी पड़ती हैं। जब तक इनको हम रीयूजेबल नहीं कर लेते, तब तक क्या है, ये पर्यावरण के लिए भविष्य के अंदर खतरा होगा, अब तो नहीं है। ठीक है ना। इनको हम क्या बोलते हैं? फोटोवोल्टिक सोलर पावर बोलते हैं, जिनको फोटोवोल्टिक सोलर सेल बोलते हैं इनको हम। सौर ऊर्जा से बिजली प्राप्त करने के दो तरीके देखो, फोटोवोल्टिक सेल सोलर पावर और कॉन्स्टेटिंग सोलर पावर। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, जिसकी स्थापना भारत के प्रयासों से पेरिस समझौता होता है, कहां पर? 2015 के अंदर इसकी स्थापना की जाती है। 121 देश इसके अंदर शामिल हैं, शायद अब 124 हो गए हैं। और मतलब 124 देश तो वैसे हो गए, 60 जो देश हैं वो शायद 102 है या 3 है, ये कन्फर्म कर लेना आप। उद्देश्य करक व मकर रेखा के बीच राष्ट्रों को एक मंच प्रदान करना, मतलब जो प्रदूषण है उसको कम करने के लिए और बिजली का जो उपभोग है, जैसे कोयले पर निर्भरता को कम करने के लिए इसका क्या किया गया है? निर्माण किया गया है। वायुजैव ऊर्जा की देखते हैं। वायुजैव ऊर्जा ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में किसी कार्बनिक पदार्थ के जैविक विखंडन से प्राप्त गैसों को क्या बोलते हैं? बायोगैस बोलते हैं। ऑक्सीजन जहां पर उपस्थित न हो, ऑक्सीजन की गैर हाजिरी में किसी कार्बनिक पदार्थ के जैव विखंडन से प्राप्त गैस को हम क्या बोलते हैं? बायोगैस बोलते हैं। मुख्य संघटक मीथेन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। अवशिष्ट पदार्थ में नाइट्रोजन एवं फास्फोरस के यौगिक रहते हैं, जिनका उपयोग उर्वरक के रूप में होता है। स्रोत देखते हैं, पशुओं का अपशिष्ट, कृषि घरेलू अपशिष्ट, औद्योगिक अपशिष्ट आदि। ठीक है, आगे देखते हैं। देखो भविष्य की ऊर्जा देखते हैं। भविष्य की अगर हम बात करें, देखो 3 प्रकार की ऊर्जा हम भविष्य के बारे में सोच रहे हैं। हाइड्रोजन ऊर्जा, ब्लू हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन, ग्रे हाइड्रोजन आदि प्रकार हैं। स्वच्छ ऊर्जा और सस्ता ऊर्जा का विकल्प है ये। शैवाल आधारित ऊर्जा का उत्पादन समुद्र के अलावा भूमि पर भी किया जा सकता है। ठीक है। उच्च स्तरीय विशेषता पाई जाती है। विशेषता एवं अभियांत्रिकी की क्या होती है? आवश्यकता होती है। जैविक मुख्य ईंधन सेल, रासायनिक ऊर्जा का पौधे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन। देखते हैं एक बार ये क्या है, ये नाम कन्फर्म हो जाएगा। 1 सेकंड रुकना, आप देख लेता हूं। एक सेकंड देख लेते हैं इसको, ये थोड़ा। रासायनिक ऊर्जा का सीधे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन कर सकते हैं, जैविक सूक्ष्म ईंधन। और इसमें कार्बनिक पदार्थ सुक्रोज, ग्लूकोज, एसिस्टेंट, मेथेनॉल, प्रोटीन आदि सबस्ट्रेट के रूप में इसका क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है। बायोडीजल की देखते हैं। बायोडीजल जैव डीजल हो गया। पौधा इसका जेट्रोफा, जिसको हम क्या बोलते हैं? रतन जोत। पेगा मिया पिनाटा, जिसको हम क्या बोलते हैं? करंस। महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं एक बार। राष्ट्रीय जैव ईंधन पर
जैव ईंधन पर राष्ट्रीय नीति 2018 द्वारा गन्ने का रस, चीनी युक्त सामग्री जैसे चुकंदर, स्वीट, सोरगम, गेहूं, टूटे चावल, सड़े आलू आदि का उपयोग करके एथेनॉल उत्पादन हेतु कच्चे माल के रूप में स्वीकृत हुए। वर्ष 2022 स्थिति के अनुसार 2022 के अनुसार देखो, भारत में कुल ऊर्जा उत्पादन का योगदान जीवाश्म ईंधन 57.9%, सौर ऊर्जा 14.9%, जल विद्युत इतना ऊर्जा। ठीक है, आगे देखते हैं। देखो, अम्ल वर्षा, जल प्रदूषण एवं संरक्षण। अम्ल ऊर्जा वर्षा, जल प्रदूषण और संरक्षण, इसके बारे में देखते हैं हम। ये देखिए, क्विक रिवीजन करते हैं बस जल्दी से। जल प्रदूषण आमतौर पर मानव गतिविधियों के परिणाम स्वरूप जल निकायों का संदूषण है, जो इसके उपभोग पर को नकारात्मक रूप से क्या करता है, प्रभावित करता है। देखते हैं भाई किससे क्या रोग होता है। आर्सेनिक से देखो ब्लैक फुट, कैंसर, केरोटोसिस आदि रोग होते हैं। ये कहाँ पर मिलता है, देखो पश्चिम बंगाल के अंदर, मेघालय, उड़ीसा, मध्य प्रदेश आदि के अंदर जो पीने वाला जल है उसके अंदर सबसे ज्यादा दिक्कत है ये। फिर नाइट्रेट की अधिकता के कारण क्या होता है, ब्लू बेबी सिंड्रोम रोग हो जाता है। फ्लोराइड की अधिकता के कारण क्या हो जाता है, दांतों एवं मसूड़ों का क्षरण, फ्लोरोसिस रोग बोलते हैं इसको। कैडमियम की अधिकता से होता है टाइटाई रोग। पारा की अधिकता से मिनीमाता, और सीसा की अधिकता से सीसा विषाक्तता। ठीक है, आगे देखते हैं। देखो, सल्फर डाइऑक्साइड एवं नाइट्रोजन ऑक्साइड के वातावरण में मिलने से क्या होती है, अम्लीय वर्षा। क्या होती है, अम्लीय वर्षा। अम्लीय वर्षा का सूत्र क्या होगा, H2SO4 प्लस HNO3। ठीक है, ये क्या हो गया, अम्लीय वर्षा। अम्ल वर्षा में से सर्वाधिक प्रभावित देश मुख्यतः स्वीडन, नॉर्वे जैसे यूरोपीय एवं कुछ एशियाई देश हैं। ठीक है, सबसे पहली बार स्वीडन के अंदर होती है, सबसे अधिक कहां पर होती है, नॉर्वे के अंदर। अम्लीय वर्षा का पीएच मान 5.6, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। अम्लीय वर्षा का प्रभाव देखो, जीव जंतु, पेड़ पौधों का नष्ट होना, ताजमहल का रंग पीला पड़ना, त्वचा से संबंधित रोग जैसे छाले पड़ना, ये सभी समस्या किससे है, अम्लीय वर्षा से है। सुपोषण की अगर हम बात करें, देखो जलीय तंत्र में जैविक एवं अजैविक पोषणों के सांद्रण से में वृद्धि से मुख्यतः नाइट्रोजनी पोषक ऑर्थोफॉस्फेटों के कारण शैवाल प्रदस्फुटन या शैवाल बलूम की घटना होती है। ठीक है, गंगा नदी से संबंधित तथ्य देख लेते हैं भाई। गंगा नदी सीजीए का जो अध्यक्ष होता है ना, वो कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। और इसकी स्थापना की गई थी भाई 1985 के अंदर, गंगा नदी को प्रदूषण मुक्त करने के लिए। ठीक है, आगे देखते, राष्ट्रीय जल प्रदूषण निवारण अधिनियम वर्ष 1974 के अंदर लागू होता है। वर्ष 1988 में क्या हो जाता है, ये संशोधित किया जाता है। 2003 में अंतिम बार संशोधित किया जाता है। बीओजी बीओडी इसके बारे में पहले ही पढ़ चुके, एक बार देख लेते हैं। जैविक ऑक्सीजन डिमांड, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। जल प्रदूषण मापने की इकाई हो गया जल में उपस्थित कार्बनिक एवं अकार्बनिक पदार्थों को विखंडित करने हेतु आवश्यक ऑक्सीजन की मांग को बीओडी कहलाती है। अपशिष्ट पदार्थों की मात्रा में वृद्धि, ऑक्सीजन उपयोग में वृद्धि, घुलित ऑक्सीजन डीओ में क्या करती है, ये कमी करती है। कृषि जल संरक्षण सहायक पद्धति, शून्य जुताई, सिंचाई से पूर्व जिप्सम का प्रयोग, फसल अवशिष्ट को खेत में छोड़ देना। ठीक है, शून्य जुताई का मतलब, सिंचाई से पूर्व जिप्सम का मतलब क्या होगा, सिंचाई करते हैं उससे पहले हमें क्या करें, जिप्सम का प्रयोग करें। और फसल अपशिष्ट को क्या कर देना, खेत में ही छोड़ देना, जिसको ना ही जलाएं, मतलब अपशिष्ट बच गया, उससे फिर क्या होगा, खेत के अंदर खाद लगेगी। स्थिर जल आवास, तालाब हो गया, दलदल, झील, भूमि, आर्द्र भूमि, ये क्या होगी, लैंडिक आवास। गतिमान जल आवास, झरना, नदी इत्यादि का है लौटिक आवास। लैंटिक जो स्थिर है और जो चल रहा है वो गतिमान है, वो लौटिक। भारत की नदियों में जैविक मरुस्थल है दामोदर नदी, कौन सी होगी, दामोदर नदी। पृथ्वी पर जल विभाजन, पृथ्वी पर उपलब्ध जल का कितना है, 97% खारा है। पृथ्वी पर उपलब्ध जल का कुल 3% क्या है, मीठा है। मीठे जल का 69% करीब के भाग
बर्फ में है हिमनद, और 1% से कम जल क्या होता है, मतलब लवण जल प्राप्त होता है 1% से भी कम। ठीक। जल चक्र की अगर हम बात करें तो भूमिगत जल भूपृष्ठ जल से जुड़ा हो सकता है भूमिगत जल। तो फ्रेंड्स, ये इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी कंप्लीट क्विक रिवीजन था। कैसी लगी वीडियो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। और हाँ, अगर आप कोई भी एग्जाम दे रहे हैं उसके अंदर इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी आती है तो इसकी PDF आपको कहाँ मिलेगी? हमारा चैनल है हिंदू GS क्लासेस टेलीग्राम, हिंदू GS क्लासेस, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। वहाँ से आप हमारी इस वीडियो की PDF प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप हमारे साथ जुड़कर आगे भी तैयारी करना चाहते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद और आपका दिन शुभ रहे। लगातार पढ़ते रहिए, अपने माँ बाप का सपना पूरा करते रहना। आज की क्लास में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, भारत माता की जय।